नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं। सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है और 15 एमसीक्यूज है। कम समय आपका खर्च है, इसलिए 15 एमसीक्यूज ही रखे गए हैं। तो पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? जीवाणु से, शैवाल से, खमीर से, फफूंदी से? तो इसका उत्तर होगा जीवाणु नहीं, शैवाल नहीं, खमीर, यद्यपि खमीर भी एक फंगस होता है लेकिन खमीर भी नहीं। इसका होगा मोल्ड, फफूंदी से। फफूंदी से ही पेनिसिलिन बनाया गया था और इसके लिए इसका जो नाम था उसका नाम था पेनिसिलियम। इससे बना था पेनिसिलिन। 1928 में बनाया गया था पेनिसिलिन को और इसे बनाने वाले व्यक्ति थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये स्कॉटलैंड के थे। इन्होंने एक बार एक प्रयोगशाला में, अपनी प्रयोगशाला में देखा कि पेनिसिलियम मोल्ड जहाँ पर है उस जगह पर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। हालांकि आज के समय में पेनिसिलिन का इतना अधिक प्रयोग हो चुका है कि इसके कारण इसका रेजिस्टेंस बैक्टीरिया में आ गया है और अब दूसरी दवाओं का प्रयोग किया जाने लगा है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी रोगी में प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स का क्या प्रभाव पड़ता है? वह WBC के उत्पादन को बढ़ाता है, वह प्रतिरक्षी के उत्पादन को बढ़ाता है, वह जीवाणुओं के विरुद्ध आविष टॉक्सिन्स बनाता है, वह जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। तो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स का क्या प्रभाव पड़ता है रोगी में, यह बताना है आपको। तो इसका उत्तर होगा यह बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है, इनहिबिट करता है बैक्टीरिया के ग्रोथ को। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स जो होते हैं बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। रक्त के स्कंदन, कोएगुलेशन में कौन सहायता करता है? रक्त प्लेटलेट्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स? तो इसका उत्तर होगा प्लेटलेट्स। रक्त के स्कंदन में प्लेटलेट्स सहायता करते हैं और प्लेटलेट्स जो हैं वो रक्त का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये केवल स्तनपायियों में पाए जाते हैं। स्तनपायी जीवों में ही ये केवल पाए जाते हैं, दूसरे जीवों में नहीं पाए जाते हैं प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स बोन मैरो में बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं, लेकिन ये स्प्लीन, प्लीहा में स्टोर रहते हैं, संग्रहित रहते हैं। कुछ मात्रा में ये, कुछ एविडेंस से पता चला है कि ये फेफड़े में भी रहते हैं और इनका काम है रक्त को जमाना और इसके लिए ये यूज करते हैं फैब्रिन का। फैब्रिन की मदद से ये रक्त को जमाते हैं, एक झिल्ली जैसी स्थिति बन जाती है। और प्लेटलेट्स के अन्य दूसरे भी कार्य हैं, जैसे ये कुछ महत्वपूर्ण केमिकल्स जैसे सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन, हिस्टामाइन इत्यादि को के ट्रांसपोर्ट में भी मदद करते हैं। तो अब हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? मैंगनीज, बोरोन, तांबा, मोलिब्डेनम? तो इसका उत्तर होगा बोरोन। बोरोन पौधों में पानी और कैल्शियम दोनों के अवशोषण को बढ़ाता है। यद्यपि यह एक आवश्यक न्यूट्रिएंट नहीं है पौधों के लिए, लेकिन इसकी मदद से यह पौधों में पानी के अवशोषण को बढ़ाता है और कैल्शियम के ट्रांसपोर्ट में भी मदद करता है। साथ ही साथ यह सेल वॉल स्ट्रक्चर को रेगुलेट करने में भी मदद करता है। तांबा भी बहुत ही ज़रूरी है पौधों के लिए। यह सीधे जल के अवशोषण में मदद नहीं करता है। मोलिब्डेनम अप्रत्यक्ष रूप से जल के अवशोषण में मदद करता है, नाइट्रेट एसिमिलेशन को बढ़ावा देकर।
अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। डायोड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? मॉड्यूलेशन, दोलन, प्रवर्धन, परिशोधन। तो इसका उत्तर होगा परिशोधन। डायोड क्या है वास्तव में? डायोड 2 टर्मिनल वाला एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जिसमें कि बिजली एक ही दिशा में बहती है। बिजली एक ही दिशा में बहती है, लेकिन इसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं। इसका कई तरह से प्रयोग किया जाता है। जैसे इसके प्रयोग हैं एसी को डीसी में बदलना। एसी को डीसी करंट में बदलने में ये मदद करते हैं, क्योंकि ये सिग्नल्स को बीच से हटा देते हैं। और एसी को डीसी में बदलना ही जो है यही कहलाता है रेक्टिफिकेशन। तो डायोड इस काम में मदद करते हैं। इसके साथ साथ डायोड सिग्नल को लिमिट करने में मदद करते हैं, रेगुलेट करने में मदद करते हैं। सर्किट में बिजली का बहुत अधिक वोल्टेज स्पाइक हो जाए, उसको भी बहुत अधिक बिजली आ जाए, उसको भी रोकने का काम करते हैं। स्पाइक या सर्ज को भी रोकने में मदद करते हैं। और साथ ही साथ इनका प्रयोग सोलर पैनल में भी होता है। सोलर पैनल में इनका प्रयोग होता है प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को बिजली में बदलने में। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथ्य हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली। तो इसका उत्तर होगा कथकली। कथकली केरल की नृत्य शैली है और जो प्राचीन या पुरानी जो इसकी नृत्य शैली है या जो पुरानी कहानियाँ ली जाती हैं वो हमेशा महाभारत या रामायण से ही ली जाती हैं। ओडिसी उड़ीसा का, भरतनाट्यम तमिलनाडु और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप निम्न में से कौन सा है? लावणी, नौटंकी, तमाशा, गाथा। संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध रूप, तो इसका उत्तर होगा तमाशा। तमाशा महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध रूप है, क्योंकि लावणी जो है वह एक गायन शैली है। वहाँ पे गाने और नृत्य का थोड़ा मोड़ा नृत्य भी होता है, लेकिन तमाशा में थिएटर के रूप में कुछ न कुछ प्रस्तुत किया जाता है, तो इसलिए होगा तमाशा। लावणी भी हालांकि वहीं की है, महाराष्ट्र की ही है। नौटंकी उत्तर भारत की है। इसरो द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा है? 4 ऑप्शन हैं, भास्कर, आर्यभट्ट और रोहिणी इनसेट 1A। तो इसका उत्तर होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट इसरो द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह है और यह महान गणितज्ञ और वैज्ञानिक आर्यभट्ट के नाम पर है। उन्होंने आर्यभट्टीय और आर्यभट्टीय और इसके अलावा आर्य सिद्धांत नामक 2 पुस्तकों की रचना की थी। सूर्य सिद्धांत का इन पर प्रभाव था। इसके अलावा आर्यभट्ट गुप्त काल के विद्वान थे और इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों पर काम किया, जैसे सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण पर इन्होंने काम किया। साथ ही साथ पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन की भी इन्होंने जानकारी दी। इसके अलावा इन्होंने पाई का मान भी निकाला था 4 दशमलव बिंदुओं तक। तो आर्यभट्ट एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? विनोबा भावे, सरदार पटेल, अब्बास तैयब जी, मौलाना आज़ाद। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद नमक सत्याग्रह, जो कि 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, अब्बास तैयब जी को उन्होंने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया था। उस समय वो 66 वर्ष के थे और
अब्बास तैयब जी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि उन्होंने धारसाना नमक सत्याग्रह का भी नेतृत्व किया था। धारसाना गुजरात में है और जब इनको भी वहाँ पर पकड़ लिया गया तब उसके बाद धारसाना नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरोजिनी नायडू ने। यह परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। सरोजिनी नायडू ने कहाँ पर नेतृत्व किया था? तो धारसाना में। इन्हें गांधी जी ने ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात भी कहा है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात भी कहा है। और यह बदरुद्दीन तैयब जी जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष रहे थे बदरुद्दीन तैयब जी, उनके ये भतीजे थे। सलीम अली और इतिहासकार इरफान हबीब भी इनके संबंधी रहे हैं, प्रसिद्ध संबंधियों में से। अगला प्रश्न, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? 4 ऑप्शंस हैं, कलकत्ता, मद्रास, नागपुर और लाहौर। तो इसका उत्तर होगा लाहौर। दिसंबर 1929 में लाहौर में यह अधिवेशन हुआ था और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पेश किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी और इसी के बाद 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया और इसी के कारण 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया, 26 जनवरी के महत्व को रेखांकित करते हुए। अब अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति क्या हैं? राज्य के प्रमुख हेड ऑफ स्टेट, सरकार के प्रमुख हेड ऑफ गवर्नमेंट, राज्य और सरकार के प्रमुख हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका उत्तर होगा भारत के राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख हैं, हेड ऑफ स्टेट हैं। वो ब्रिटेन के राजा रानी के जैसे, मोनार्क के जैसे ही राज्य के प्रमुख होते हैं, लेकिन सरकार के प्रमुख जो होते हैं वो होते हैं पीएम, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जो हैं वो सरकार के प्रमुख होते हैं और नॉमिनल हेड होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति, इसलिए सरकार का काम जो है वो पीएम ही देखते हैं। अब अगला प्रश्न, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन हैं? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। इसका उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। 1905 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे और ये पुनः सार्वजनिक सभा से भी जुड़े हुए थे। तिलक और गोखले दोनों एक ही समय के नेता थे, दोनों एक ही कॉलेज, एल्फिस्टन कॉलेज से स्नातक हुए थे और दोनों पर ही तत्कालीन राजनीति का बहुत अधिक प्रभाव था। गोखले पर एमजी रानडे का काफ़ी प्रभाव था। गोखले एक उदारवादी नेता माने जाते थे, जबकि तिलक जो थे वे उग्रवादी गुट के थे, लाल बाल पाल वाले गुट के थे। तो इन दोनों के बीच वैचारिक भिन्नता थी। अगला प्रश्न, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? रेडक्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। इस रेखा पर, यानी इस रेखा को 1914 में ही खींचा गया था मैप पर और यह वास्तव में तिब्बत
और ब्रिटिश भारत के बीच समझौता था। इस रेखा को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद है। चीन ने यद्यपि तिब्बत पर कब्जा कर लिया है, लेकिन वह मैकमोहन रेखा को मानने के लिए तैयार नहीं है। यद्यपि बर्मा के साथ उसने मैकमोहन लाइन को स्वीकार कर लिया है। तो हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी चुनाव के दौरान किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद किया जाना चाहिए? मतदान आरंभ होने के 24 घंटा पहले, मतदान समाप्ति के 24 घंटा पहले, मतदान आरंभ होने के 48 घंटा पहले, मतदान समाप्ति के 48 घंटा पहले। तो इसका उत्तर होगा मतदान आरंभ होने के 48 घंटा पहले। जन प्रतिनिधित्व कानून रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 126 धारा 126 के तहत जो है चुनाव प्रचार मतदान शुरू होने के 48 घंटे पहले जो है वह रुक जाना चाहिए। यह साइलेंस पीरियड कहलाता है और तब तक यह शांत रहना चाहिए जब तक कि उस क्षेत्र में चुनाव हो नहीं जाए। अगला प्रश्न, अवशिष्ट शक्तियां किसको दिए गए हैं? रेसिडुअरी पावर्स राज्य विधानमंडल को, संघ की संसद को, राष्ट्रपति को, स्थानीय निकाय को। इसका उत्तर होगा संघ की संसद को। भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची में 3 सूचियां दी हुई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची जिसे आप यूनियन लिस्ट कहते हैं, राज्य सूची जिसे स्टेट लिस्ट कहते हैं और समवर्ती सूची अर्थात कंकरेंट लिस्ट। संघ सूची पर संसद कानून बना सकती है, राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल और समवर्ती सूची पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। और यदि संसद उस विषय पर कानून बना लेती है तो संसद के कानून को वरीयता मिलती है। लेकिन इस सूची में, इस लिस्ट में जो विषय नहीं दिए हुए उन्हें ही कहते हैं अवशिष्ट विषय, यानी उन पर जो काम करने की शक्ति है वही है अवशिष्ट शक्ति। तो ये जो अवशिष्ट विषय है उनकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 248 में। अनुच्छेद 248 कहता है कि जो भी विषय समवर्ती सूची या राज्य सूची में नहीं है उस सब पर कानून बनाने का अधिकार जो है केवल और केवल संघ की विधायिका अर्थात संसद को है। तो इसका उत्तर होगा संघ की संसद को, अनुच्छेद 248। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर से ज़रूर इसे लाइक करें, क्योंकि लाइक करने से ही यह वीडियो और भी लोगों तक पहुंचेगा और आपको भी इस तरह के वीडियो मिलेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइबर काउंट भी बढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और आप कमेंट करके बताएं कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।